हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति रानी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेटस एंड ड्यूटीज ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है ताकि आप आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सके सारे मेन वर्ड्स के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आपको यही टॉपिक इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटस एंड ड्यूटीज ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर का एक्चुअल स्टेटस किसी भी कंपनी में क्या होता है और उसे कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, टाइम के साथ ये कैसे चेंज हुआ है, आज हम ये सब जानेंगे। तो किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर यानी कि CFO होता है। अब पहले फाइनेंशियल मैनेजर का काम सिर्फ इतना था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आए उन्हें एक बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख के यानी कि उनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना और कोई भी खर्चा हो तो उसे मना कर देना। लेकिन आज के ज़माने में ये बात नहीं है। एक CFO है ना, कभी भी एक CEO का को पायलट जैसा काम करता है। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट या छोटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो खुद उसे एनालाइज करता है, देखता है कि कितना रिस्क है और कितने रिटर्न्स है और फिर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मेन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहला है स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर यानी कि CEO के रूप में क्या स्टेटस है, क्या काम है उसका। कोर ऑपरेशंस ड्यूटीज लाइक मैनेजिंग द 2 आर्म्स एंड द इमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। इन तीनों पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारे सबसे पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला पॉइंट है द स्टेटस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। अब CFO का स्टेटस हायरार्की में कहाँ पे आता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि एक CFO जो है वो C सूट स्टेटस के रैंकिंग में आता है, जो कि COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के बराबर होता है और वो डायरेक्टली CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। अब इस स्टेटस के साथ कौन कौन सी ड्यूटीज आती है तो वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहली ड्यूटी है कि अल्टीमेट कस्टोडियन। CFO जो है वो एक डेफिनेटिव अथॉरिटी है, उसी के पास सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी डिटेल में होते हैं और वो मेन इंसान होता है जो सारे उसे गो थ्रू करता है और जो उसको रखता है अपने पास। तो उसकी जो कस्टडी होती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की वो CFO के पास होती है। अब उसकी जो दूसरी ड्यूटी है वो है मोरल कंपस। एक CFO जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होल्ड करता है किसी भी कंपनी के पास, और है ना तो जो भी एक्सटर्नल उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि स्टेक होल्डर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज सेबी हो गया, या फिर है ना कोई भी इन्वेस्टर हो गया, तो उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना और उनसे जो मेंटेन करना कि हाँ आपका पैसा सेफ है हमारी कंपनी में एक्सेट्रा, ये सब जो डीलिंग होती है वो भी CFO ही करता है। तो CFO के पास ये 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग बढ़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है द रोल ऑफ फाइनेंस। अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कोर ऑपरेशन मैनेजर। अब हम लोग गलती से पीछे आ गए हैं, तो चलिए थोड़े नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हमारा जो अभी दूसरा पॉइंट है वो है कोर ऑपरेशनल ड्यूटीज लाइक मैनेजिंग द 2 आर्म्स। हमने पहले वीडियोस में पिछली वीडियोस में देखा है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर यानी कि CFO के नीचे 2 लोग काम करते हैं। एक पहला होता है कंट्रोलर और दूसरा होता है ट्रेजरर। यही CFO के 2 हाथ होते हैं, या फिर यहाँ पे जो लिखा है मैनेजिंग द 2 आर्म्स यानी कि यही 2 हाथ है, एक कंट्रोलर है एक ट्रेजरर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेजरर की ड्यूटीज क्या होती है। जो ट्रेजरर होता है वो आउटफ्लो और इनफ्लो का मैनेजर होता है, यानी कि वो ये देखता है कि हमें कभी भी कोई फंड्स लेने हैं, प्रोक्योर करने हैं या फिर कंपनी के अंदर लाने हैं तो कैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे मनी का जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास फंड्स पड़े हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और साथ में बिजनेस रन करता रहे। तो चलिए देखते हैं।
अभी ट्रेजरर जो होता है वो मनी मैनेजमेंट देखता है एज ए फिजिकल एसेट, ये कैपिटल सिक्योर करता है और एक्सटर्नल रिस्क को एनालाइज करता है यानी कि मिटिगेट करता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग बड़े हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि किसी भी ट्रेजरर की कौन कौन सी ड्यूटीज होती है। सबसे पहली ड्यूटी यहाँ पे दी हुई है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट यानी क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि ये जानना कि है ना हमारी इक्विटी कैपिटल कितनी है, डेट कैपिटल कितनी है, आगे अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड चाहिए तो क्या हमें इक्विटी से लेना चाहिए या डेट से लेना चाहिए, क्या लेने से हमारा जो ईपीएस है कंपनी का वो बढ़ेगा, हमारे शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो बढ़ेगा। तो ये इसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो एक ट्रेजरर करता है। अब इसकी जो दूसरी ड्यूटी है वो है कैश एंड लिक्विडिटी प्लानिंग। उसे ये प्लान करना पड़ता है कि जितने फंड्स अवेलेबल है उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, और साथ में कंपनी के पास इतना इनफ फंड है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस है, जैसे कि किसी भी सप्लायर को पेमेंट करनी है, आपके सैलरीज देनी है, वेजेस देने हैं, ये बिल्स पे करने हैं, तो उसके लिए भी आपके पास इनफ लिक्विड पैसा हैंड में रहे और जो बाकी का जो पैसा है वो आइडल ना बैठा रहे और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट होकर रिटर्न मिलता रहे। तो ये जो है वो भी एक ट्रेजरर के अंदर ही आता है। अब तीसरी ड्यूटी है किसी भी ट्रेजरर की, वो है इन्वेस्टर रिलेशन। वो इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करता है कि हाँ आपने जो हमारे साथ आपका पैसा ट्रस्ट दिया है या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में वो इतनी अच्छी से यूटिलाइज हो रहा है, आपको डेफिनेटली इसका रिटर्न मिलेगा, आपका जो आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। तो ये जो सारा मेंटेन करना होता है इन्वेस्टर्स रिलेशन के साथ वो होता है। जैसे कि इन्वेस्टर्स रिलेशन में कौन कौन से इन्वेस्टर्स आते हैं, तो पहला आता है कमर्शियल बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर शेयर होल्डर्स हो गए। तो ये था इन्वेस्टर्स रिलेशन में। अब किसी भी ट्रेजरर की चौथी ड्यूटी है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अभी कंपनीज जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करती, वो फॉरेन एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज में जब आप हेजिंग करते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन बिजनेस में एक कहावत है जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आप रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स को भी मेंटेन करो, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट जो कि एक ट्रेजरर की ड्यूटी के अंदर आता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग जाने कि कंट्रोलर की ड्यूटीज़ क्या होती है। अब हम जानेंगे कि कंट्रोलर की ड्यूटीज़ क्या होती है। अब जो कंट्रोलर होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है, तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर करता है। तो क्या है वो 3 पॉइंट्स, इंटरनल कंप्लायंस, डेटा इंटीग्रिटी और जो ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना, ये उसके मेन एरिया ऑफ फोकस है। अब वो उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहली ड्यूटी है वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। अब जो कंट्रोलर होता है उसका काम क्या है, कंट्रोल करना, और वो हम लोग कभी भी अगर फाइनेंस को कंट्रोल करना है तो कहाँ से देखते हैं, तो उस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ। अगर आपको फिनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसे मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर ही है जो इन सारे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। बैलेंस शीट बनाना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है या फिर टैक्स को फाइल करना है एक्सेट्रा, ये सारे जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो कंट्रोलर ही मेंटेन करता है। अब कंट्रोलर की जो दूसरी ड्यूटी है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग। अब कॉस्ट अकाउंट जो कंट्रोलर होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए टूल यूज़ करता है ताकि वो देख सके कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे डिवाइडेड है, फैक्ट्री में हमें कितना एक्सपेंसेस पड़ रहा है, ऑफिस एक्सपेंडिचर कितना है और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कितना है, क्या हमें उतनी एक्सपेंडिचर खर्च करने की ज़रूरत है या फिर है ना इसे थोड़ा सा संभालना चाहिए, और उसकी मदद से वो नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान करता है। तो यही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग से है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उस कंट्रोल से सीख लेके वो अगले साल का बजट प्रिपेयर करता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कंट्रोलर की जो तीसरी ड्यूटी है वो आ जाती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी क्या कि वो इंटरनली देखता है कि उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स में
कहीं कहाँ पे एरर तो नहीं है, क्या कोई फ्रॉड के चांसेस है, क्या हर एक जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उन्होंने एंट्री की है उसका कहीं पे इनवॉइस या फिर एक फिजिकल रिकॉर्ड है जो उसे बैक कर सकता है नहीं। ये भी सारा काम या ऑडिटिंग का सारा काम भी एक कंट्रोलर करता है। इसी के साथ कंट्रोलर्स की जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब बढ़ेंगे हम हमारे तीसरे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है इमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब जैसे समय बदल रहे हैं, एआई हर एक फील्ड में आ रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज हो गए हैं, डिजिटली बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा है ना उन्हें सर्विसेज मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजर का जो स्कोप है वो बढ़ चुका है। अब वो कैसे बढ़ा है वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्यों बढ़ा है। तो क्योंकि रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्लोबल ऑटोमेशन हो रहा है, और जो इकोनॉमिक लैंडस्केप्स है यानी कि इकोनॉमिक सेंटर पॉइंट्स है, जैसे कि आईटी हब जो थे वो बैंगलोर है, वैसे ही इकोनॉमिक जो सेंटर पॉइंट्स है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो सीएफओ का जो रोल है वो बढ़ चुका है। अब ये कौन को क्या क्या बढ़ा है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे पहला रोल जो सीएफओ का बड़ा है वो है कि वो स्कोर कीपर से प्ले मेकर से पर बन चुका है। पहले स्कोर कीपर यानी कि पहले उसका काम क्या था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें एक सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन आज का जो सीईओ है, जो मॉडर्न सीईओ है, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो रखता ही है, साथ में उनके मदद से वो ये भी फैसला करता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने पे उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, एक्सेट्रा। तो वो अभी एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहा है, एक्टिवली पार्ट ले रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए। तो वो सिर्फ एक बैकग्राउंड से फोर फ्रंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ ये पॉइंट में यही था कि वो अब सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते बल्कि उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके फ्यूचर डिसीजंस लेने में भी मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े। देखिए कि अभी और क्या बड़ा है फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटीज़ में। तो दूसरा है कि टेक सेवी एनालिटिक्स लीडर। जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर है वो सिर्फ अकेले काम नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। अब कंपनी में अगर हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी का सहारा है फिर कहाँ से ले सकते हैं, तो वो जाते हैं, वो कहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि CIOs के साथ, ताकि वो ये प्रिडिक्ट कर पाए कि जो फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, फ्यूचर अप्स एंड डाउन्स है वो कैसे है। जैसे कि किसकी मदद से, AI ड्रिवन फोरकास्टिंग मॉडल्स या फिर ऑटोमेटेड ERP वर्कफ्लोज के मदद से वो सब ऐसे मेजर करते हैं। आपको पता है कि पहले के ज़माने में है ना बहुत सारे अकाउंटेंट्स रखा करते थे ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सके, जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर वहाँ से वो लेजर में डालेंगे, कुछ लोग होंगे जो उसे रिव्यू करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में आप टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपने सिर्फ एक एंट्री की तो आपके जो लेजर्स और ट्रायल बैलेंस और जो बैलेंस शीट है वो अपने आप अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब फाइनेंशियल मैनेजर की जो अगली ड्यूटी जिसके अंदर बड़ा है वो है स्ट्रेटेजिक कैपिटल एलोकेशन एंड M&A। M&A का मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब इसका फाइनेंशियल मैनेजर से क्या ताल्लुक है, तो अभी फाइनेंशियल मैनेजर अभी बुक्स में तो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में तो गुंता हुआ नहीं है, वो अभी देखता है कि ना हमें अगर अभी सर्वाइव करना है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस 20% बढ़ रहे हैं, अगर जो हम लोग सर्विस आउटसोर्स कर रहे हैं वो उसके जो चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का। जो वो पहले काम किसी दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करते थे अब वो खुद की कंपनी में करेंगे, लेकिन उसके लिए वो एक नया ब्रांच नहीं खोलेंगे बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे या फिर उसे अपने अंडर ले लेंगे ताकि वो उसके सर्विसेज का फ़ायदा ले सके। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो बुक्स के बाहर आके एक्टिवली मर्जर्स एंड एक्विजिशन जैसे डिसीजंस में भी पार्ट लेने में मदद करते हैं। इसका स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारे अगले स्लाइड की ओर। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ESG एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अब ESG यानी क्या? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब CFO जो है वो सिर्फ अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को नहीं देखता, या फिर सिर्फ यही नहीं देखता कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो ये भी देखता है कि जो कंपनी में जो लेबर टर्नओवर है वो कितना हो रहा है, आपकी कंपनी का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना हो रहा है, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हो। अब वो इन सारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को भी मेजर करता है, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजर्स को मेजर करते थे। जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में यह है ना बहुत सारे रेशियोज निकालते थे। अब एक लेबर टर्नओवर रेशियो जैसा कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपकी कंपनी के लेबर्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि वो भी कंपनी में इम्पैक्ट करता है, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे जो सारे एक्सपेक्ट है वो भी अभी फाइनेंशियल मैनेजर के डोमेन में यानी कि CFO के डोमेन में आ चुके हैं। आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास नोट्स बने रहे, और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इस स्लाइड में एक छोटा समरी दिया है कि ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में। तो ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजर है वो सिर्फ पीछे देखते थे कि क्या हुआ पिछले महीने, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने सेल्स हुए, वो ये नहीं देखते कि आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो मॉडर्न CEO है वो आगे देखता है, फ्यूचर की तरफ देखता है, वो देखता है कि क्या पॉसिबल है, क्या हमें इससे और ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है या नहीं, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। वो रॉ मटेरियल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज को सस्टेनेबल, क्वांटिफाइबल और इकोनॉमिक रियलिटी में चेंज करता है। और इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेटस एंड ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ख़त्म हो जाता है। अब लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपको यही सेम टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और आपको सेम टॉपिक इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।